लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 15वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इंदिरा बोली। कुंवर साहब ने एक लंबी सांस लेकर फिर अपना हाल कहना शुरू किया और कहा, जब मुंह पर से कपड़ा हटा दिया गया तब मैंने अपने को एक सजे हुए कमरे में देखा। वे ही आदमी जो मुझे यहां तक लाए थे अब भी मुझको चारों तरफ से घेरे हुए थे। छत के साथ बहुत सी कंदीलें लटक रही थीं और उनमें मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवार गिरों में रोशनी हो रही थी। जमीन पर फर्श बिछा हुआ था और उस पर 25-30 आदमी अमीराना ढंग की पोशाक पहने और सामने नंगी तलवारें रखे बैठे हुए थे, मगर सभी का चेहरा नकाब से ढका हुआ था। तमाम रास्ते में और उस समय मेरे दिल की क्या हालत थी सो मैं ही जानता हूं। एक आदमी ने जो सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ था और शायद उन सभी का सभापति था, मेरी तरफ मुंह करके कहा, कुंवर गोपाल सिंह, तुम समझते होगे कि मैं जमानिया के राजा का लड़का हूं, जो चाहूं सो कर सकता हूं। मगर अब तुम्हें मालूम हुआ होगा कि हमारी सभा इतनी जबरदस्त है कि तुम्हारे ऐसे के साथ भी जो चाहे सो कर सकती है। इस समय तुम हम लोगों के कब्जे में हो, मगर नहीं, हमारी सभा ईमानदार है। हम लोग ईमानदारी के साथ दुनिया का इंतजाम करते हैं। तुम्हारा बाप बड़ा ही बेवकूफ है और राजा होने के लायक नहीं है। जिस दिन से वो अपने को महात्मा और साधु बनाए हुए है, दयावान कहलाने के लिए मरा जाता है। दुष्टों को उतना दंड नहीं देता जितना देना चाहिए। इसी से तुम्हारे शहर में अब खून खराबा ज्यादा होने लगा है। मगर खूनी के गिरफ्तार हो जाने पर भी वो किसी खूनी को दया के वश में पड़कर प्राणदंड नहीं देता। इसी से अब हम लोगों को तुम्हारे यहाँ के बदमाशों का इंसाफ अपने हाथ में लेना पड़ा। तुम्हें खूब मालूम है कि जिस खूनी को तुम्हारे बाप ने केवल देश निकाले का दंड देकर छोड़ दिया था, उसकी लाश तुम्हारे ही शहर में किसी चौमुहाने पर पाई गई थी। आज तुम्हें यह भी मालूम हो गया कि वो कार्रवाई हम ही लोगों की थी। तुम्हारे शहर का रहने वाला दामोदर सिंह भी हमारी सभा का सभासद था। एक दिन इस सभा ने लाचार होकर यह हुक्म जारी किया कि जमानिया के राजा को अर्थात तुम्हारे बाप को इस दुनिया से उठा दिया जाए, क्योंकि वो गद्दी चलाने लायक नहीं है, और तुमको जमानिया की गद्दी पर बैठाया जाए। यद्यपि दामोदर सिंह को भी नियमानुसार हमारा साथ देना उचित था, मगर वो तुम्हारे बाप का पक्ष करके बेईमान हो गया। अतएव लाचार होकर हमारी सभा ने उसे प्राणदंड दिया। अब तुम लोग उस दामोदर के खूनी का पता लगाना चाहते हो, मगर इसका नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता। आज इस सभा ने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुम्हें हर बात से होशियार कर दिया जाए। इस सभा का हुक्म टल नहीं सकता। तुम्हारा बाप अब बहुत जल्द इस दुनिया से उठा दिया जाएगा और तुमको जमानिया की गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा। तुम्हें उचित है कि हम लोगों का पीछा न करो, अर्थात ये जानने का उद्योग न करो कि हम लोग कौन हैं या कहाँ रहते हैं, और अपने दोस्त इंद्रदेव को भी ऐसा करने के लिए ताकीद कर दो। नहीं तो तुम्हारे और इंद्रदेव के लिए भी प्राणदंड का हुक्म दिया जाएगा। बस केवल इतना ही समझाने के लिए तुम इस सभा में बुलाए गए थे और अब विदा किए जाते हो। इतना कहकर उस नकाबपोश ने ताली बजाई और उन्हीं दुष्टों ने जो मुझे वहां ले गए थे मेरे मुंह पर कपड़ा डालकर फिर उसी तरह कस दिया। खंभे से खोलकर मुझे बाहर ले आए, कुछ दूर पैदल चलाकर घोड़े पर लादा और उसी तरह दोनों पैर कसकर बांध दिए। लाचार होकर मुझे फिर उसी तरह का सफर करना पड़ा और किस्मत ने फिर उसी तरह मुझे 3 पहर तक घोड़े पर बैठाया। इसके बाद एक जंगल में पहुंचकर घोड़े पर से नीचे उतार दिया, हाथ पैर खोल दिए, मुंह पर से कपड़ा हटा लिया और जिस घोड़े पर मैं सवार कराया गया था उसे साथ लेकर वे लोग वहां से रवाना हो गए। उस तकलीफ ने मुझे ऐसा बेदम कर दिया था कि 10 कदम चलने की भी ताकत न थी और भूख प्यास के मारे बुरी हालत हो गई थी। दिन पहर भर से ज्यादा चढ़ चुका था। पानी का बहता हुआ चश्मा मेरी आंखों के सामने था, मगर मुझ में उठकर वहां तक जाने की ताकत न थी। घंटे भर तक तो यूं ही पड़ा रहा। इसके बाद धीरे धीरे चश्मे के पास गया, खूब पानी पिया, तब जी ठिकाने हुआ। मैं नहीं कह सकता कि किन कठिनाइयों से 2 दिन में यहां तक पहुंचा हूं। अभी तक घर नहीं गया, पहले तुम्हारे पास आया हूं। हह, धिक्कार है मेरी जिंदगी और राजकुमार कहलाने पर। जब मेरी रियाया का इंसाफ बदमाशों के अधीन है तो मैं यहाँ का हाकिम क्यों कर कहलाने लगा। जब मैं अपनी हिफाजत आप नहीं कर सकता तो प्रजा की रक्षा कैसे कर सकूंगा। बड़े खेद की बात है कि अदने दर्जे के बदमाश लोग हम पर मुकदमा करें और हम उनका कुछ भी न बिगाड़ सकें।
हमारे हितैषी दामोदर सिंह मार डाले गए और अब मेरे प्यारे पिता के मारने की फिक्र की जा रही है। गोपाल सिंह। निस्संदेह उस समय मुझे बड़ा ही रंज हुआ था। आज जब मैं उन बातों को याद करता हूं तो मालूम होता है कि उन लोगों को यदि मुंदर की शादी मेरे साथ करना मंजूर न होता तो निस्संदेह मुझे भी मार डालते या फिर गिरफ्तार ही न करते। इंद्रजीत सिंह। ठीक है। इंदिरा से। अच्छा तब। इंदिरा। मेरे पिता ने जब ये सुना कि दामोदर सिंह के नौकर राम प्यारे ने कुंवर साहब को धोखा दिया तो उन्हें निश्चय हो गया कि राम प्यारे भी जरूर उस कमेटी का मददगार है। वे कुंवर साहब की आज्ञानुसार तुरंत उठ खड़े हुए और राम प्यारे की खोज में फाटक पर आए। मगर खोज करने पर मालूम हुआ कि राम प्यारे का पता नहीं लगता। लौटकर कुंवर साहब के पास गए और बोले, जो सोचा था वही हुआ। राम प्यारे भाग गया। आपका खिदमतगार भी जरूर भाग गया होगा। इसके बाद कुंवर साहब और मेरे पिता देर तक बातचीत करते रहे। पिता ने कुंवर साहब को कुछ खिला पिलाकर और समझा बुझाकर शांत किया और वादा किया कि मैं उस सभा तथा उसके सभासदों का पता जरूर लगाऊंगा। पहर रात भर बाकी हो गई जब कुंवर साहब अपने घर की तरफ रवाना हुए। कई आदमियों को संग लिए हुए मेरे पिता भी उनके साथ गए। राजमहल के अंदर पैर रखते ही कुंवर साहब को पहले अपने पिता अर्थात बड़े महाराज से मिलने की इच्छा हुई और वे मेरे पिता को साथ लिए हुए सीधे बड़े महाराज के कमरे में चले गए। मगर अफसोस, उस समय बड़े महाराज का देहांत हो चुका था और ये बात सबसे पहले कुंवर साहब ही को मालूम हुई थी। उस समय बड़े महाराज पलंग के ऊपर इस तरह पड़े हुए थे जैसे कोई घोर निद्रा में हो। मगर जब कुंवर साहब ने उन्हें जगाने के लिए हिलाया तब मालूम हुआ कि वे महानिद्रा के अधीन हो चुके हैं। इंदिरा के मुंह से इतना हाल सुनते सुनते राजा गोपाल सिंह की आंखों में आंसू भर आए और दोनों कुमारों के नेत्र भी सूखे न रहे। राजा साहब ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मेरी मां का देहांत पहले ही हो चुका था। उस समय पिता के भी परलोक सिधारने से मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। इंदिरा से। अच्छा आगे कहो। इंदिरा। बड़े महाराज के देहांत की खबर जब चारों तरफ फैली तो महल और शहर में बड़ा ही कोलाहल मचा। मगर इस बात का ख्याल कुंवर साहब और मेरे माता पिता के अतिरिक्त और किसी को भी न था कि बड़े महाराज की जान भी उसी गुप्त कमेटी ने ली है और न इन दोनों ने ही अपने दिल का हाल किसी से कहा। इसके 2 महीने बाद कुंवर साहब जमानिया की गद्दी पर बैठे और राजा कहलाने लगे। इस बीच में मेरे पिता ने उस कमेटी का पता लगाने के लिए बहुत उद्योग किया, मगर कुछ पता न लगा। उन दिनों कई रजवाड़ों से मातमपुरसी के खत आ रहे थे। रणधीर सिंह जी यानी किशोरी के नाना के यहां से मातमपुरसी का खत लेकर उनके अय्यार गदाधर सिंह आए थे। इसी गदाधर सिंह ने जब नानक की मां से संयोग किया तो रघुवर सिंह नाम से अपना परिचय दिया और इसके बाद भूतनाथ के नाम से अपने को मशहूर किया। गदाधर सिंह से और पिता से कुछ नातेदारी भी है जिसे मैं ठीक ठीक नहीं जानती और इस समय मातमपुरसी की रस्म पूरी करने के बाद मेरे पिता की इच्छानुसार उन्होंने भी मेरे ननिहाल ही में डेरा डाला जहां मेरे पिता रहते थे और इस बहाने से कई दिनों तक दिन रात दोनों आदमियों का साथ रहा। मेरे पिता ने यहाँ का हाल तथा उस गुप्त कमेटी में कुंवर साहब के पहुंचाए जाने का भेद कह के गदाधर सिंह से मदद मांगी, जिसके जवाब में गदाधर सिंह ने कहा कि मैं मदद देने के लिए जी जान से तैयार हूं, परंतु अपने मालिक की आज्ञा बिना ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं ठहर सकता और ये काम 2-4 दिन का नहीं। तुम राजा गोपाल सिंह से कहो कि वे मुझे मेरे मालिक से थोड़े दिनों के लिए मांग ले, तब मुझे कुछ उद्योग करने का मौका मिलेगा। आखिर ऐसा ही हुआ, अर्थात आपने गोपाल सिंह की तरफ बताकर अपना एक सवार पत्र देकर रणधीर सिंह जी के पास भेजा और उन्होंने गदाधर सिंह के नाम राजा साहब का काम कर देने के लिए आज्ञा पत्र भेज दिया। गदाधर सिंह जब जमानिया में आए थे तो अकेले न थे, बल्कि अपने 3-4 चेलों को भी साथ लाए थे। अस्तु अपने उन्हीं चेलों को साथ लेकर वे उस गुप्त कमेटी का पता लगाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि इस शहर में रघुबर सिंह नामी एक आदमी रहता है जो बड़ा ही शैतान, रिश्वती और बेईमान है। मैं उसे फंसाकर अपना काम निकालना चाहता हूं, मगर अफसोस ये है कि वो तुम्हारे गुरु भाई अर्थात तिलिस्मी दारोगा का दोस्त है और तिलिस्मी दारोगा को तुम्हारे राजा साहब बहुत मानते हैं। खैर, मुझे तो उन लोगों का कुछ ख्याल नहीं, मगर तुम्हें इस बात की इत्तला पहले ही से दिए देता हूं। इसके जवाब में मेरे पिता ने कहा कि उस शैतान को मैं भी जानता हूं।
यदि उसे फांसने से कोई काम निकल सकता है तो निकालो, और इस बात का कुछ ख्याल न करो कि वो मेरे गुरु भाई का दोस्त है। इसके बाद मेरे पिता और गदाधर सिंह देर तक आपस में सलाह करते रहे, और दूसरे दिन गदाधर सिंह ने लोगों के देखने में महाराज से विदा होकर अपने घर का रास्ता लिया। गदाधर सिंह के जाने के बाद मेरे पिता भी उन्हीं लोगों का पता लगाने के लिए घूमने फिरने और उद्योग करने लगे। एक बार रात के समय मेरे पिता भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। अकस्मात घूमते फिरते गंगा किनारे उसी ठिकाने जा पहुंचे जहां गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके इन्हें दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरे पिता ने एक डोंगी किनारे पर बंधी हुई देखी। उस समय उन्हें कुंवर साहब की बात याद आ गई और वे धीरे धीरे चलकर उस डोंगी के पास जा खड़े हुए। उसी समय कई आदमियों ने एकाएक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे लोग हाथ में तलवारें लिए और अपने चेहरे को नकाब से ढाके हुए थे। यद्यपि मेरे पिता के पास भी तलवार थी और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया, बल्कि एक दो आदमियों को जख्मी भी किया, मगर नतीजा कुछ भी न निकला, क्योंकि दुश्मनों ने एक मोटा कपड़ा बड़ी फुर्ती से उनके सिर और मुंह पर डालकर उन्हें हर तरह से बेकार कर दिया। मुख्तसर ये कि दुश्मनों ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद हाथ पैर बांध के डोंगी में डाल दिया। डोंगी खोली गई और एक तरफ को तेजी के साथ रवाना हुई। पिता के मुंह पर कपड़ा कसा हुआ था, इसलिए वे देख नहीं सकते थे कि डोंगी किस तरफ जा रही है और दुश्मन गिनती में कितने हैं। 2 घंटे तक उसी तरह चले जाने के बाद वे किश्ती के नीचे उतारे गए और जबरदस्ती एक घोड़े पर चढ़ाए गए। दोनों पैर नीचे से कस के बांध दिए गए और उसी तरह उस गुप्त कमेटी में पहुंचाए गए जिस तरह कुंवर साहब अर्थात राजा गोपाल सिंह जी वहां पहुंचाए गए थे। उसी तरह मेरे पिता भी एक खंभे के साथ कस के बांध दिए गए और उनके मुंह पर से वो आफत का पर्दा हटाया गया। उस समय एक भयानक दृश्य उन्हें दिखाई दिया। जैसा कि कुंवर साहब ने उनसे बयान किया था, ठीक उसी तरह का सजा सजाया कमरा और वैसे ही बहुत से नकाबपोश बड़े ठाठ के साथ बैठे हुए थे। मेरे पिता ने मेरी माँ को भी एक खंभे के साथ बंधी हुई और उस कलमदान को, जो मेरे नाना साहब ने दिया था, सभापति के सामने एक छोटी सी चौकी के ऊपर रखे देखा। पिता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और अपनी स्त्री को भी अपनी तरह मजबूर देखकर मारे क्रोध के कांपने लगे, मगर कर ही क्या सकते थे। साथ ही इसके उन्हें इस बात का भी निश्चय हो गया कि वो कलमदान भी कुछ इसी सभा से संबंध रखता है। सभापति ने मेरे पिता की तरफ देख के कहा, क्यों जी इंद्रदेव, तुम तो अपने को बहुत होशियार और चालाक समझते हो। हमने राजा गोपाल सिंह की जुबानी क्या कहला भेजा था? क्या तुम्हें नहीं कहा गया था कि तुम हम लोगों का पीछा न करो? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हम लोगों से कोई बात छिपी रह सकती है? खैर, अब बताओ तुम्हारी क्या सजा की जाए। देखो, तुम्हारी स्त्री और ये कलमदान भी इस समय हम लोगों के अधीन है। बेईमान दामोदर सिंह ने तो इस कलमदान को गड्ढे में डालकर हम लोगों को फंसाना चाहा था, मगर उसका अंतिम वार खाली गया। इसके जवाब में मेरे पिता ने गंभीर भाव से कहा, निस्संदेह मैं आप लोगों का पता लगा रहा था, मगर बदनीयती के साथ नहीं, बल्कि इस नियत से कि मैं भी आप लोगों की इस सभा में शरीक हो जाऊं। सभापति ने हंसकर कहा, बहुत खासे। अगर ऐसा ही हम लोग धोखे में आने वाले होते तो हम लोगों की सभा अब तक रसातल को पहुंच गई होती। क्या हम लोग नहीं जानते कि तुम हमारी सभा के जानी दुश्मन हो? बेईमान दामोदर सिंह ने तो हम लोगों को चौपट करने में कुछ बाकी नहीं रखा था, मगर बड़ी खुशी की बात है कि ये कलमदान हम लोगों को मिल गया और हमारी सभा का भेद छिपा रह गया। सभापति की इस बात से मेरे पिता को मालूम हो गया कि उस कलमदान में निस्संदेह इसी सभा का भेद बंद है। अस्तु उन्होंने मुस्कुराहट के साथ सभापति की बातों का यो जवाब दिया, मुझे दुश्मन समझना आप लोगों की भूल है। अगर मैं सभा का दुश्मन होता तो अब तक आप लोगों को जहन्नुम में पहुंचा दिए होता। मैं इस कलमदान को खोलकर इस सभा के भेदों को अच्छी तरह जानकार हो चुका हूं और इन भेदों को एक दूसरे कागज पर लिखकर अपने एक मित्र को भी दे चुका हूं। मैं पिता ने केवल इतना ही कहा था कि सभापति ने, जिसकी आवाज से जाना जाता था कि वो घबरा गया है, पूछा, क्या तुम इस कलमदान को खोल चुके हो? पिता, हां। सभापति, और इस सभा का भेद लिखकर तुमने किसके सुपुर्द किया है? पिता, सो नहीं बता सकता, क्योंकि उसका नाम बताना उसे तुम लोगों के कब्जे में दे देना है। सभापति, आखिर हम लोगों को कैसे विश्वास हो कि जो कुछ तुमने कहा वो सब सच है? पिता, अगर मेरे कहने का विश्वास हो तो मुझे अपनी सभा का सभासद बना लो।
फिर जो कुछ कहोगे खुशी से करूंगा। अगर विश्वास ना हो तो मुझे मार कर बखेड़ा तय करो, फिर देखो कि मेरे पीछे तुम लोगों की क्या दुर्दशा होती है। इंदिरा ने दोनों कुमारों से कहा। मेरे पिता से और उस सभा के सभापति से बड़ी देर तक बातें होती रही और पिता ने उसे अपनी बातों में ऐसा लपेटा कि उसकी अक्ल चकरा गई तथा उसे विश्वास हो गया कि इंद्रदेव ने जो कुछ कहा वो सच है। आखिर सभापति ने उठकर अपने हाथों से मेरे पिता की मुश्कें खोली, मेरी माँ को भी छुट्टी दिलाई और मेरे पिता को अपने पास बैठाकर कुछ कहना ही चाहता था कि मकान के बाहर दरवाजे पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मगर वो आवाज एक बार से ज्यादा सुनाई न दी और जब तक सभापति किसी को बाहर जाकर दरियाफ्त करने की आज्ञा दे तब तक हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए 5 आदमी धड़धड़ाते हुए उस सभा के बीच में आ पहुंचे। उन पांचों की सूरतें बड़ी ही भयानक थीं और उनकी पोशाकें ऐसी थीं कि उन पर तलवार कोई काम नहीं कर सकती थी। अर्थात फौलादी कवच पहनकर उन लोगों ने अपने को बहुत मजबूत बनाया हुआ था। चेहरे सभी के सिंदूर से रंगे हुए थे और कपड़ों पर खून के छींटे भी पड़े हुए थे, जिससे मालूम होता था कि दरवाजे पर पहरा देने वालों को मारकर वे लोग यहां तक आए हैं। उन पांचों में एक आदमी जो सबसे आगे था बड़ा ही फुर्तीला और हिम्मतवर मालूम होता था। उसने तेजी के साथ आगे बढ़कर उस कलमदान को उठा लिया जो मेरे नाना साहब ने मेरी माँ को दिया था। इतने ही में उस सभा में जितने सभासद थे सब तलवारें खींचकर उठ खड़े हुए और घमासान लड़ाई होने लगी। उस समय मौका देखकर मेरे पिता ने मेरी माँ को उठा लिया और हर तरह से बचाते हुए मकान से बाहर निकल गए। उधर उन पांचों भयानक आदमियों ने उस सभा की अच्छी तरह मिट्टी पलीत की और 4 सभासदों की जान और कलमदान लेकर राजी खुशी के साथ चले गए। उस समय यदि मेरे पिता चाहते तो उन पांचों बहादुरों से मुलाकात कर सकते थे, क्योंकि वे लोग उनके देखते देखते पास ही से भाग कर गए थे। मगर मेरे पिता ने जानबूझकर अपने को इसलिए छिपा लिया था कि कहीं वे लोग हमें भी तकलीफ न दें। जब वे लोग देखते देखते दूर निकल गए तब वे मेरी माँ का हाथ थामे हुए तेजी के साथ चल पड़े। उस समय उन्हें मालूम हुआ कि हम जमानिया की सरहद के बाहर नहीं हैं। इंद्रजीत सिंह ताज्जुब से। क्या कहा? जमानिया की सरहद के बाहर नहीं है? इंदिरा। जी हां, वे लोग जमानिया शहर के बाहर थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़े और पुराने मकान के अंदर ये कमेटी किया करते थे और जिसे गिरफ्तार करते थे उसे धोखा देने की नीयत से व्यर्थी 10-20 को उसका चक्कर खिलाते थे, जिसमें मालूम हो कि ये कमेटी किसी दूसरे ही शहर में है। गोपाल सिंह। और हमारे दरबार ही के बहुत से आदमी उस कमेटी में शरीक थे। इसी सबब से उसका पता न लगता था, क्योंकि जो तहकीकात करने वाले थे वे ही कमेटी करने वाले थे। इंद्रजीत सिंह इंदिरा से। अच्छा तब? इंदिरा। मेरे पिता 2 घंटे के अंदर ही राजमहल में जा पहुंचे। राजा साहब ने पहरे वालों को आज्ञा दे रखी थी कि इंद्रदेव जिस समय चाहे हमारे पास चले आवें, कोई रोक टोक न करने पाए। अतएव मेरे पिता सीधे राजा साहब के पास जा पहुंचे, जो गहरी नींद में बेखबर सोए हुए थे और 4 आदमी उनके पलंग के चारों तरफ घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। पिता ने राजा साहब को उठाया और पहरे वालों को अलग कर देने के बाद अपना पूरा हाल कह सुनाया। ये जानकर राजा साहब को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि कमेटी इसी शहर में है। उन्होंने मेरे पिता से या मेरी माँ से खुलासा हाल पूछने में विलंब करना उचित न जाना और माँ को हिफाजत के साथ महल के अंदर भेजने के बाद कपड़े पहनकर तैयार हो गए। खूंटी से लटकती हुई तिलिस्मी तलवार ली और मेरे पिता तथा और कई सिपाहियों को साथ ले मकान के बाहर निकले तथा 2 घड़ी के अंदर ही उस मकान में जा पहुंचे जिसमें कमेटी हुआ करती थी। वो किसी जमाने का बहुत पुराना मकान था जो आधे से ज्यादा गिरकर बर्बाद हो चुका था। फिर भी उसके कई कमरे और दालान दुरुस्त और काम देने लायक थे। उस मकान के चारों तरफ टूटे फूटे और भी कई मकान थे जिनमें अभी किसी भले आदमी का जाना नहीं होता था। चंद्रकांता संतति 8वें भाग के 6ठे बयान में इसी पुरानी आबादी और टूटे फूटे मकानों का हाल लिखा गया है। जिस कमरे में कमेटी होती थी जब गए तो उसी तरह पर सजा हुआ पाया जैसा राजा साहब और मेरे पिता देख चुके थे। कंदीलों में रोशनी हो रही थी। फर्क इतना ही था कि फर्श पर 3 लाशें पड़ी हुई थीं। फर्श खून से तरबतर हो रहा था और दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। जब लाशों के चेहरों पर से नकाब हटाया गया तो राजा साहब को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। इंद्रजीत। वे लोग भी जान पहचान के ही होंगे जो मारे गए थे? गोपाल सिंह। जी हां, एक तो मेरा वही खिदमतगार था जिसने मुझे धोखा दिया था।
दूसरा दामोदर सिंह का नौकर राम प्यारे था, जिसने मुझे गंगा किनारे ले जाकर फंसाया था। परंतु तीसरी लाश को देखकर मेरे आश्चर्य, रंज और क्रोध का अंत न रहा, क्योंकि वो मेरे खजांची साहब थे, जिन्हें मैं बहुत ही नेक, ईमानदार, सूफी और बुद्धिमान समझता था। आप लोगों को इंदिरा का कुल हाल सुन जाने पर मालूम होगा कि कमबख्त दारोगा ही इस सभा का मुखिया था। मगर अफसोस, उस समय मुझे इस बात का गुमान तक न हुआ। जब मैं वहां की कुल चीजों को लूट कर और उन लाशों को उठवाकर घर आया तो सवेरा हो चुका था और शहर में इस बात की खबर अच्छी तरह फैल चुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत से आदमियों को लेकर जाते हुए सैकड़ों आदमियों ने देखा था। और जब मैं लौट कर आया तो दरवाजे पर कम से कम 500 आदमी उन लाशों को देखने के लिए जमा हो गए थे। उस समय मैंने बेईमान और विश्वासघाती दारोगा को बुलाने के लिए आदमी भेजा, मगर उस आदमी ने वापस आकर कहा कि दारोगा साहब छत पर से गिरकर जख्मी हो गए हैं, सिर फट गया है और उठने लायक नहीं है। मैंने उस बात को सच मान लिया था, लेकिन वास्तव में दारोगा भी उस सभा में जख्मी हुआ था जिसमें मेरे खजांची ने जान दी थी। मगर अफसोस, मेरी किस्मत में तो तरह तरह की तकलीफें बदी हुई थी। मैं उस दुष्ट की तरफ से क्यों कर होशियार होता। इंदिरा से, खैर तुम आगे का हाल कहो, ये सब तुम्हारी ही जबान से अच्छा मालूम होता है। इंदिरा, हाँ तो अब मैं संक्षेप ही में अपना किस्सा बयान करती हूं। तीनों लाशें ठिकाने पहुंचा दी गईं और राजा साहब मेरे पिता का हाथ थामे ये कहते हुए महल के अंदर चले कि चलो सरयू से पूछे कि वो क्यों कर इन दुष्टों के फंदे में फंस गई थी और उस सभा में कौन कौन आदमी शरीक थे। शायद उसने सभी को बिना नकाब के देखा हो। मगर जब महल में गए तो मालूम हुआ कि सरयू यहां आई ही नहीं। ये सुनते ही राजा साहब घबरा गए और बोल उठे, क्या हमारे यहाँ के सभी आदमी उस कमेटी से मिले हुए हैं? गोपाल सिंह, उस समय तो मैं पागल सा हो गया था। कुछ भी अक्ल काम नहीं करती थी और ये किसी तरह मालूम नहीं होता था कि हमारे यहाँ कितने आदमी विश्वास करने योग्य हैं और कितने उस कमेटी से मिले हुए हैं। जिन 3 विश्वासी आदमियों के साथ मैंने सरयू को महल में भेजा था, वे तीनों आदमी भी गायब हो गए थे। मुझे तो विश्वास हो गया था कि मेरी और इंद्रदेव की जान भी न बचेगी। मगर वाह रे इंद्रदेव, उसने अपने दिल को खूब ही संभाला और बड़ी मुस्तैदी और बुद्धिमानी से महीने भर के अंदर बहुत से आदमियों का पता लगाया जो मेरे ही नौकर होकर उस कमेटी में शरीक थे, और मैंने उन सभी को तोप के आगे रखकर उड़वा दिया। और सच तो ये है कि उसी दिन से वो गुप्त कमेटी टूट गई और फिर कायम नहीं हुई। इंदिरा, जिस समय मेरे पिता को मालूम हुआ कि मेरी मां महल के अंदर नहीं पहुंची, बीच ही में गायब हो गई, उस समय उन्हें बड़ा ही रंज हुआ और वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राजा साहब से कहा कि मैं पहले घर जाकर ये मालूम किया चाहता हूं कि वहां से केवल मेरी स्त्री ही को दुश्मन लोग ले गए थे या मेरी लड़की इंदिरा को भी। मगर मेरे पिता घर की तरफ ना जा सके, क्योंकि उसी समय घर से एक दूत आ पहुंचा और उसने इत्तला दी कि सरयू और इंदिरा दोनों एकाएक गायब हो गई। इस खबर को सुनकर मेरे पिता और भी उदास हो गए। फिर भी उन्होंने बड़ी कारीगरी से दुश्मनों का पता लगाना आरंभ किया और बहुतों को पकड़ा भी, जैसा कि अभी राजा साहब कह चुके हैं। इंद्रजीत सिंह, क्या तुम दोनों को दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था? इंदिरा, जी हां। आनंद सिंह, अच्छा तो पहले अपना और अपनी मां का हाल कहो कि किस तरह दुश्मनों के फंदे में फंस गई। इंदिरा, जो आज्ञा। ये तो मैं कह ही चुकी हूं कि मेरे पिता जब जमानिया में आए तो अपने 2 अय्यारों को साथ लाए थे, जो दुश्मनों का पता लगाते ही गायब हो गए थे। इंद्रजीत सिंह, हाँ कह चुकी हो। अच्छा तब? इंदिरा, इन्हीं दोनों अय्यारों की सूरत बनाकर दुश्मनों ने हम लोगों को धोखा दिया। इंद्रजीत सिंह, दुश्मन उस मकान के अंदर गए कैसे? तुम कह चुकी हो कि वहां का रास्ता बहुत टेढ़ा और गुप्त है। इंदिरा, ठीक है, मगर कमबख्त दारोगा उस रास्ते का हाल बखूबी जानता था और वही उस कमेटी का मुखिया था। ताज्जुब नहीं कि उसी ने उन आदमियों को भेजा हो। इंद्रजीत सिंह, ठीक है, निस्संदेह ऐसा ही हुआ होगा। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्यों कर तुम लोगों को धोखा दिया? इंदिरा, संध्या का समय था जब मैं अपनी मां के साथ उस छोटे से नजरबाग में टहल रही थी जो बंगले के बगल ही में था। यकाएक मेरे पिता के वे ही दोनों अय्यार वहां आ पहुंचे, जिन्हें देख मेरी मां बहुत खुश हुई और देर तक जमानिया का हालचाल पूछती रही। उन अय्यारों ने ऐसा बयान किया, इंद्रदेव जी ने तुम दोनों को जमानिया बुलाया है, हम लोग रथ लेकर आए हैं। मगर साथ ही इसके उन्होंने ये भी कहा है कि यदि वे खुशी से आना चाहे तो ले आना, नहीं तो लौट आना।
मेरी माँ को जमानिया पहुंचकर अपनी माँ को देखने की बहुत ही लालसा थी। वो कब देर करने वाली थी। तुरंत ही राजी हो गई और घंटे भर के अंदर ही सब तैयारी कर ली। अय्यार लोग मातबर समझे ही जाते हैं, अस्तु ज्यादा खोज करने की कोई आवश्यकता न समझी। केवल दो लौंडियों को और मुझे साथ लेकर चल पड़ी। कलमदान भी साथ ले लिया। हमारे दूसरे अय्यारों ने भी कुछ मना न किया, क्योंकि वे भी धोखे में पड़ गए थे और उन अय्यारों को सच्चा समझ बैठे थे। आखिर हम लोग खोह के बाहर निकले और पहाड़ी के नीचे उतरने की नीयत से थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि चारों तरफ से 10-15 दुश्मनों ने घेर लिया। अब उन अय्यारों ने भी रंगत पलटी। मुझे और मेरी माँ को जबरदस्ती बेहोशी की दवा सुंघा दी। हम दोनों तुरंत ही बेहोश हो गई। मैं नहीं कह सकती कि दोनों लौंडियों की क्या दुर्दशा हुई, मगर जब मैं होश में आई तो अपने को एक तहखाने में कैद पाया और अपनी माँ को अपने पास देखा, जो मेरे पहले ही होश में आ चुकी थी और मेरा सिर गोद में लेकर रो रही थी। हम लोगों के हाथ पैर खुले हुए थे। जिस कोठरी में हम लोग कैद थे वो लंबी चौड़ी थी और सामने की तरफ दरवाजे की जगह लोहे का जंगला लगा हुआ था। जंगले के बाहर दालान था और उसमें एक तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी तथा सीढ़ी के बगल ही में एक आले के ऊपर चिराग जल रहा था। मैं पहले बयान कर चुकी हूं कि उन दिनों जाड़े का मौसम था, इसलिए हम लोगों को गर्मी की तकलीफ न थी। जब मैं होश में आई, मेरी माँ ने रोना बंद किया और मुझे बड़ी देर तक धीरज और दिलासा देने के बाद बोली, बेटी, अगर कोई तुझसे उस कलमदान के बारे में कुछ पूछे तो कह देना कि कलमदान खोला जा चुका है, मगर मैं उसके अंदर का हाल नहीं जानती। हाँ, मेरी माँ तथा और भी कई आदमी उसका भेद जान चुके हैं। अगर उन आदमियों का नाम पूछे तो कह देना कि मैं नाम नहीं जानती, मेरी माँ को मालूम होगा। मैं यद्यपि लड़की थी, मगर समझबूझ बहुत थी और उस बात को मेरी माँ ने कई दफे अच्छी तरह समझा दिया था। मेरी माँ ने कलमदान के विषय में ऐसा कहने के लिए मुझसे क्यों कहा, सो मैं नहीं जानती। शायद उससे और दुष्टों से पहले कुछ बातचीत हो चुकी हो, मगर मुझे जो कुछ माँ ने कहा था उसे मैंने अच्छी तरह निभाा। थोड़ी देर के बाद 5 आदमी उसी सीढ़ी की राह से धड़धड़ाते हुए नीचे उतर आए और मेरी माँ को जबरदस्ती ऊपर ले गए। मैं जोर जोर से रोती और चिल्लाती रह गई, मगर उन लोगों ने मेरा कुछ भी ख्याल न किया और अपना काम करके चले गए। मैं उन लोगों की सूरत शक्ल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि वे लोग नकाब से अपने चेहरे छिपाए हुए थे। थोड़ी देर के बाद फिर एक नकाब पोश मेरे पास आया, जिसके कपड़े और कद पर ख्याल करके मैं कह सकती हूँ कि वो उन लोगों में से नहीं था जो मेरी माँ को लेकर गए थे, बल्कि वो कोई दूसरा ही आदमी था। वो नकाबपोश मेरे पास बैठ गया और मुझे धीरज और दिलासा देता हुआ कहने लगा कि मैं तुझे इस कैद से छुड़ाऊंगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया और इसके बाद वो मुझसे बातचीत करने लगा। नकाबपोश, क्या तुझे उस कलमदान के अंदर का पूरा पूरा हाल मालूम है? मैं, नहीं। नकाबपोश, क्या तेरे सामने कलमदान खोला नहीं गया था? मैं, खोला गया था, मगर उसका हाल मुझे नहीं मालूम। हाँ, मेरी माँ तथा और कई आदमियों को मालूम है, जिन्हें मेरे पिता ने दिखाया था। नकाबपोश, उन आदमियों के नाम तू जानती है? मैं, नहीं। उसने कई दफे कई तरह से उलट फेर कर पूछा, मगर मैंने अपनी बातों में फर्क न डाला और तब मैंने उससे अपनी माँ का हाल पूछा, लेकिन उसने कुछ भी न बताया और मेरे पास से उठकर चला गया। मुझे खूब याद है कि उसके 2 पहर बाद मैं जब प्यास के मारे बहुत दुखी हो रही थी, तब फिर एक आदमी मेरे पास आया। वो भी अपने चेहरे को नकाब से छिपाए हुए था। मैं डरी और समझी कि फिर उन्हीं कमबख्तों में से कोई मुझे सताने के लिए आया है, मगर वो वास्तव में गदाधर सिंह थे और मुझे उस कैद से छुड़ाने के लिए आए थे। यद्यपि मुझे उस समय ये ख्याल हुआ कि कहीं ये भी उन दोनों अय्यारों की तरह मुझे धोखा न देते हों, जिनकी बदौलत मैं घर से निकलकर कैद खाने में पहुंची थी, मगर नहीं, वे वास्तव में गदाधर सिंह ही थे और उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती थी। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और तहखाने के ऊपर निकल कई पेचीले रास्तों से घूमते फिरते मैदान में पहुंचे। वहां उनके 2 आदमी एक घोड़ा लिए तैयार थे। गदाधर सिंह मुझे लेकर घोड़े पर सवार हो गए, अपने आदमियों को अय्यारी भाषा में कुछ कहकर विदा किया और खुद एक तरफ रवाना हो गए। उस समय रात बहुत कम बाकी थी और सवेरा हुआ चाहता था। रास्ते में मैंने उनसे अपनी माँ का हाल पूछा। उन्होंने उसका कुल हाल, अर्थात मेरी माँ का उस सभा में पहुंचना, मेरे पिता का भी कैद होकर वहां जाना, कलमदान की लूट
तथा मेरे पिता का अपनी स्त्री को लेकर निकल जाना बयान किया और ये भी कहा कि कलमदान को लूट कर ले भागने वाले का पता नहीं लगा। लगभग 4-5 कोस चले जाने के बाद वे एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे जिनमें घुटने बराबर से ज्यादा जल न था। उस जगह गदाधर सिंह घोड़े से नीचे उतरे और मुझे भी उतारा। खुर्जी से कुछ मेवा निकालकर मुझे खाने को दिया। मैं उस समय बहुत भूखी थी, अस्तु मेवा खाकर पानी पिया। इसके बाद वो फिर मुझे लेकर घोड़े पर सवार हुए और नदी पार होकर एक तरफ को चल निकले। 2 घंटे तक घोड़े को धीरे धीरे चलाया और फिर तेज किया। दोपहर दिन के समय हम लोग एक पहाड़ी के पास पहुंचे जहां बहुत ही गुंजान जंगल था और गदाधर सिंह के 4-5 आदमी भी वहां मौजूद थे। हम लोगों के पहुंचते ही गदाधर सिंह के कई आदमियों ने जमीन पर कंबल बिछा दिया। कोई पानी लेने के लिए चला गया, कोई घोड़े को ठंडा करने लगा और कोई रसोई बनाने की धुन में लगा, क्योंकि चावल दाल इत्यादि उन आदमियों के पास मौजूद था। गदाधर सिंह भी मेरे पास बैठ गए और अपने बटुए में से कागज कलम दवात निकालकर कुछ लिखने लगे। मेरे देखते ही देखते 3-4 घंटे तक गदाधर सिंह ने बटुए में से कई कागजों को निकालकर पढ़ा और उनकी नकल की। तब तक रसोई भी तैयार हो गई। हम लोगों ने भोजन किया और जब बिछावन पर आकर बैठे तो गदाधर सिंह ने फिर उन कागजों को देखना और नकल करना शुरू किया। मैं रात भर की जगी हुई थी, इसलिए मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंखें खुली तो घंटे भर रात जा चुकी थी। उस समय गदाधर सिंह फिर मुझे लेकर घोड़े पर सवार हुए और अपने आदमियों को कुछ समझा बुझा कर रवाना हो गए। 2-3 घंटे रात बाकी थी जब हम लोग लक्ष्मी देवी के बाप बलभद्र सिंह के मकान पर जा पहुंचे। बलभद्र सिंह में और मेरे पिता में बहुत मित्रता थी, इसलिए गदाधर सिंह ने मुझे वहीं पहुंचा देना उत्तम समझा। दरवाजे पर पहुंचने के साथ ही बलभद्र सिंह जी को इत्तला करवाई गई। यद्यपि वे उस समय गहरी नींद में सोए हुए थे, मगर सुनने के साथ ही निकल आए और बड़ी खातिरदारी के साथ मुझे और गदाधर सिंह को घर के अंदर अपने कमरे में ले गए, जहां सिवाय उनके और कोई न था। बलभद्र सिंह ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठाकर गदाधर सिंह से हाल पूछा। गदाधर सिंह ने सब हाल जो मैं बयान कर चुकी हूं उनसे कहा और इसके बाद नसीहत की कि इंदिरा को बड़ी हिफाजत से अपने पास रखिए। जब तक दुश्मनों का अंत न हो जाए तब तक इसका प्रकट होना उचित नहीं है। मैं फिर जमानिया जाता हूं और देखता हूं कि वहां क्या हाल है। इंद्रदेव से मुलाकात होने पर मैं इंदिरा को यहां पहुंचा देना बयान कर दूंगा। बलभद्र सिंह ने बहुत ही प्रसन्न होकर गदाधर सिंह को धन्यवाद दिया और वे थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सवेरा होने के पहले ही वहां से रवाना हो गए। गदाधर सिंह के चले जाने के बाद बलभद्र सिंह मुझसे बातचीत करते रहे और सवेरा हो जाने पर मुझे लेकर घर के अंदर गए। उनकी स्त्री ने मुझे बड़े प्यार से गोद में ले लिया और लक्ष्मी देवी ने तो मेरी ऐसी कदर की जैसे कोई अपनी जान की कदर करता है। मुझे वहां बहुत दिनों तक रहना पड़ा था, इसलिए मुझसे और लक्ष्मी देवी से हद से ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। मैं बड़े आराम से उनके यहां रहने लगी। मालूम होता है कि गदाधर सिंह ने जमानिया में जाकर मेरे पिता से मेरा सब हाल कहा, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद मेरे पिता मुझको देखने के लिए बलभद्र सिंह के यहाँ आए और उस समय उनकी जुबानी मालूम हुआ कि मेरी माँ पुनः मुसीबत में गिरफ्तार हो गई, अर्थात महल में पहुंचने के साथ ही गायब हो गई। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोई, मगर मेरे पिता ने मुझे दिलासा दिया। केवल एक दिन रहकर मेरे पिता जमानिया की तरफ चले गए और मुझे वहां ही छोड़ गए। मैं कह चुकी हूं कि मुझसे और लक्ष्मी देवी से बड़ी मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैंने अपने नाना साहब और कलमदान का कुलहाल उससे कह दिया था और ये भी कह दिया था कि उस कलमदान पर 3 तस्वीरें बनी हुई हैं। 2 को तो मैं नहीं जानती, मगर बिचली तस्वीर मेरी है और उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। जमानिया जाकर मेरे पिता ने क्या का काम किया सो मैं नहीं कह सकती, परंतु ये अवश्य सुनने में आया था कि उन्होंने बड़ी चालाकी और अय्यारी से उन कमेटी वालों का पता लगाया और राजा साहब ने उन सभी को प्राणदंड दिया। गोपाल सिंह: निस्संदेह उन दुष्टों का पता लगाना इंद्रदेव ही का काम था। जैसी जैसी अय्यारियां इंद्रदेव ने की वैसी कम अय्यारों को सूझेंगी। अफसोस उस समय वो कलमदान हाथ न आया, नहीं तो सहज ही में सब दुष्टों का पता लग जाता और यही सबब था कि दुष्टों की सूची में दारोगा हेला सिंह या जयपाल सिंह का नाम न चढ़ा। और वास्तव में ये ही तीनों उस कमेटी के मुखिया थे जो मेरे हाथ से बच गए और फिर उन्हीं की बदौलत में गारत हुआ। इंद्रजीत सिंह:
ताज्जुब नहीं कि दारोगा के बारे में इंद्रदेव ने सुस्ती कर दी हो और गुरु भाई का मुलाहिजा कर गए हो। गोपाल सिंह, यह भी हो सकता है। आनंद सिंह, इंदिरा से, क्या उस कलमदान के अंदर का हाल तुम्हें भी मालूम न था? इंदिरा, जी नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो ये तीनों दुष्ट क्यों बचने पाते। हाँ, मेरी माँ उस कलमदान को खोल चुकी थी और उसे उसके अंदर का हाल मालूम था, मगर वो तो गिरफ्तार कर ली गई थी और उन भेदों को कौन खोलता। आनंद सिंह, आखिर उस कलमदान के अंदर का हाल तुम्हें कब मालूम हुआ? इंदिरा, अभी थोड़े ही दिन हुए, जब मैं कैद खाने में अपनी माँ के पास पहुंची तो उसने उस कलमदान का भेद बताया था। आनंद सिंह, मगर फिर उस कलमदान का पता न लगा? इंदिरा, जी नहीं। उसके बाद आज तक उस कलमदान का हाल मुझे मालूम न हुआ। मैं नहीं कह सकती कि उसे कौन ले गया या वो क्या हुआ। हाँ, इस समय राजा साहब की जुबानी सुनने में आया है कि वही कलमदान कृष्ण जिन्न ने राजा बीरेंद्र सिंह के दरबार में पेश किया था। गोपाल सिंह, उस कलमदान का हाल मैं जानता हूं। सच तो यह है कि सारा बखेड़ा उस कलमदान ही के सबब से हुआ। यदि वो कलमदान मुझे या इंद्रदेव को उस समय मिल जाता तो लक्ष्मी देवी की जगह मुंदर मेरे घर न आती और मुंदर तथा दारोगा की बदौलत मेरी गिनती मुर्दों में न होती और न भूतनाथ ही पर आज इतने जुर्म लगाए जाते। वास्तव में उस कलमदान को गदाधर सिंह ही ने उन दुष्टों की सभा में से लूट लिया था जो आज भूतनाथ के नाम से मशहूर है। इसमें कोई शक नहीं कि उसने इंदिरा की जान बचाई, मगर कलमदान को छिपा गया और उसका हाल किसी से न कहा। बड़े लोगों ने सच कहा है कि विशेष लोभ आदमी को चौपट कर देता है। वही हाल भूतनाथ का हुआ। पहले भूतनाथ बहुत नेक और ईमानदार था और आजकल भी वो अच्छी राह पर चल रहा है, मगर बीच में थोड़े दिनों तक उसके ईमान में फर्क पड़ गया था, जिसके लिए आज वो अफसोस कर रहा है। आप इंदिरा का और हाल सुन लीजिए, फिर कलमदान का भेद मैं आपसे बयान करूंगा। इंद्रजीत सिंह, जो आज्ञा। इंदिरा से, अच्छा तुम अपना हाल कहो कि बलभद्र सिंह के यहां जाने के बाद फिर तुम पर क्या बीती? इंदिरा, मैं बहुत दिनों तक उनके यहां आराम से अपने को छिपाए हुए बैठी रही और मेरे पिता कभी कभी वहां जाकर मुझसे मिलाया करते थे। ये मैं नहीं कह सकती कि पिता ने मुझे बलभद्र सिंह के यहां क्यों छोड़ रखा था। जब बहुत दिनों के बाद लक्ष्मी देवी की शादी का दिन आया और बलभद्र सिंह जी लक्ष्मी देवी को लेकर यहां आए तो मैं भी उनके साथ आई। गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके, आपने जब मेरे आने की खबर सुनी तो मुझे अपने यहां बुलवा भेजा। अस्तु मैं लक्ष्मी देवी को, जो दूसरी जगह टिकी हुई थी, छोड़कर राजमहल में चली आई। राजमहल में चले आना ही मेरे लिए काल हो गया, क्योंकि दारोगा ने मुझे देख लिया और अपने पिता तथा राजा साहब की तरह मैं भी दारोगा की तरफ से बेफिक्र थी। इस शादी में मेरे पिता मौजूद न थे। मुझे इस बात का ताज्जुब हुआ, मगर जब राजा साहब से मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि वे बीमार हैं, इसलिए नहीं आए। जिस दिन मैं राजमहल में आई उसी दिन रात को लक्ष्मी देवी की शादी थी। शादी हो जाने पर सवेरे जब मैंने लक्ष्मी देवी की सूरत देखी तो मेरा कलेजा धक से हो गया, क्योंकि लक्ष्मी देवी के बदले मैंने किसी दूसरी औरत को घर में पाया। हाय, उस समय मेरे दिल की जो हालत थी मैं बयान नहीं कर सकती। मैं घबराई हुई बाहर की तरफ दौड़ी, जिसमें राजा साहब को इस बात की खबर कर दूं और इनसे उसका सबब पूछूं। राजा साहब जिस कमरे में थे उसका रास्ता जनाने महल से मिला हुआ था, अतएव मैं भीतर ही भीतर उस कमरे में चली गई, मगर वहां राजा साहब के बदले दारोगा को बैठे हुए पाया। मेरी सूरत देखते ही एक दफे दारोगा के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर तुरंत ही उसने अपने को संभाल कर मुझसे पूछा, क्यों इंदिरा, क्या हाल है? तू इतने दिनों तक कहाँ थी? मुझे उस चांडाल की तरफ से कुछ भी शक न था, इसलिए मैं उसी से पूछ बैठी कि लक्ष्मी देवी के बदले में मैं किसी दूसरी औरत को देखती हूं, इसका क्या सबब है? ये सुनते ही दारोगा घबरा उठा और बोला, नहीं नहीं, तूने वास्तव में किसी दूसरे को देखा होगा। लक्ष्मी देवी तो उस बाग वाले कमरे में है। चल मैं तुझे उसके पास पहुंचाऊं। मैंने खुश होकर कहा कि चलो पहुंचा दो। दरोगा झट उठ खड़ा हुआ और मुझे साथ लेकर भीतर ही भीतर बाग वाले कमरे की तरफ चला। वो रास्ता बिल्कुल एकांत था। थोड़े ही दूर जाकर दरोगा ने एक कपड़ा मेरे मुंह पर डाल दिया। ओह, उसमें किसी प्रकार की महक आ रही थी, जिसके सबब से 2-3 दफे से ज्यादा मैं सांस नहीं ले सकी और बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ भी खबर न रही कि दुनिया के पर्दे पर क्या हुआ या क्या हो रहा है। गोपाल सिंह,
इंदिरा की कथा के संबंध में गदाधर सिंह यानी भूतनाथ का हाल छूटा जाता है, क्योंकि इंदिरा उस विषय में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए बयान नहीं कर सकती। मगर बिना उसका हाल जाने किस्से का सिलसिला ठीक ना होगा, इसलिए मैं स्वयं गदाधर सिंह का हाल बीच ही में बयान कर देना उचित समझता हूं। इंद्रजीत सिंह: हाँ हाँ, जरूर कहिए। कलमदान का हाल जाने बिना आनंद नहीं मिलता। गोपाल सिंह: उस गुप्त सभा में एकाएक पहुंचकर कलमदान को लूटने वाला वही गदाधर सिंह था। उसने कलमदान को खोल डाला और उसके अंदर जो कुछ कागजात थे उन्हें अच्छी तरह पढ़ा। उसमें एक तो वसीयतनामा था जो दामोदर सिंह ने इंदिरा के नाम लिखा था, और उसमें अपनी कुल जायदाद का मालिक इंदिरा को ही बनाया था। इसके अतिरिक्त और सब कागज उसी गुप्त कमेटी के और सब सभासदों के नाम लिखे हुए थे। साथ ही इसके एक कागज दामोदर सिंह ने अपनी तरफ से उस कमेटी के विषय में लिखकर रख दिया था, जिसके पढ़ने से मालूम हुआ कि दामोदर सिंह उस सभा के मंत्री थे। दामोदर सिंह के ख्याल से वो सभा अच्छे कामों के लिए स्थापित हुई थी, और उन आदमियों को सजा देना उसका काम था जिन्हें मेरे पिता दोष साबित होने पर भी प्राणदंड न देकर केवल अपने राज्य से निकाल दिया करते थे, और ऐसा करने से रियाया में नाराजगी फैलती जाती थी। कुछ दिनों के बाद उस सभा में बेईमानी शुरू हो गई और उसके सभासद लोग उसके जरिए से रुपया पैदा करने लगे। तभी दामोदर सिंह को भी उस सभा से घृणा हो गई, परंतु नियमानुसार वो सभा को छोड़ नहीं सकते थे, और छोड़ देने पर उसी सभा द्वारा प्राण जाने का भय था। एक दिन दारोगा ने सभा में प्रस्ताव किया कि बड़े महाराज को मार डालना चाहिए। इस प्रस्ताव का दामोदर सिंह ने अच्छी तरह खंडन किया, मगर दारोगा की बात सबसे भारी समझी जाती थी, इसलिए दामोदर सिंह की किसी ने भी न सुनी और बड़े महाराज को मारना निश्चय हो गया। ऐसा करने में दारोगा और रघुबर सिंह का फायदा था, क्योंकि वे दोनों आदमी लक्ष्मी देवी के बदले में हेला सिंह की लड़की मुंदर के साथ मेरी शादी करना चाहते थे, और बड़े महाराज के रहते ये बात बिल्कुल असंभव थी। आखिर दामोदर सिंह ने अपनी जान का कुछ ख्याल न किया और सभा संबंधी मुख्य कागज और सभा के सभासदों का नाम तथा अपना वसीयतनामा लिखकर कलमदान में बंद किया, और कलमदान अपनी लड़की के हवाले कर दिया, जैसा कि आप इंदिरा की जुबानी सुन चुके हैं। जब गदाधर सिंह को सभा का पूरा हाल, जितने आदमियों को सभा मार चुकी थी, उनके नाम और सभा के मेंबरों के नाम मालूम हो गए, तब उसे लालच ने घेरा और उसने सभा के सभासदों से रुपए वसूल करने का इरादा किया। कलमदान में जितने कागज थे उसने सभी की नकल ले ली और असल कागज तथा कलमदान कहीं छिपा कर रखाया। इसके बाद गदाधर सिंह दारोगा के पास गया और उससे एकांत में मुलाकात करके बोला कि तुम्हारी गुप्त सभा का हाल अब खुलना चाहता है और तुम लोग जहन्नुम में पहुंचना चाहते हो। वो दामोदर सिंह वाला कलमदान तुम्हारी सभा से लूट ले जाने वाला मैं ही हूं, और मैंने उस कलमदान के अंदर का बिल्कुल हाल जान लिया। अब वो कलमदान मैं तुम्हारे राजा साहब के हाथ में देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो इन कागजों को देखो, जो मैं अपने हाथ से नकल करके तुम्हें दिखाने के लिए ले आया हूं। इतना कहकर गदाधर सिंह ने वे कागज दारोगा के सामने फेंक दिए। दारोगा के तो होश उड़ गए और मौत भयानक रूप से उसकी आंखों के सामने नाचने लगी। उसने चाहा कि किसी तरह गदाधर सिंह को मार डाले, मगर ये बात असंभव थी, क्योंकि गदाधर सिंह बहुत ही काइयां और हर तरह से होशियार तथा चौकन्ना था। अतएव सिवाय उसे राजी करने के दारोगा को और कोई बात न सूझी। आखिर 20,000 अशर्फी 4 रोज के अंदर दे देने के वादे पर दारोगा ने अपनी जान बचाई और कलमदान भूतनाथ से मांगा। भूतनाथ ने 20,000 अशर्फी लेकर दारोगा की जान छोड़ देने का वादा किया और कलमदान देना भी स्वीकार किया। अतः दारोगा ने उतने ही को गनीमत समझा और 4 दिन के बाद 20,000 अशर्फी गदाधर सिंह को अदा करके आप पूरा कंगाल बन बैठा। इसके बाद गदाधर सिंह ने और मेंबरों से भी कुछ वसूल किया और कलमदान दारोगा को दे दिया, मगर दारोगा से इस बात का इकरारनामा लिखा लिया कि वो किसी ऐसे काम में शरीक न होगा और न खुद ऐसा काम करेगा जिसमें इंद्रदेव, सरयू, इंदिरा और मुझे यानी गोपाल सिंह को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। इन सब कामों से छुट्टी पाकर गदाधर सिंह दारोगा से अपने घर के लिए विदा हुआ, मगर वास्तव में वो फिर भी घर न गया और भेष बदलकर इसलिए जमानिया में घूमने लगा कि रघुवर सिंह के भेदों का पता लगाए, जो बलभद्र सिंह के साथ विश्वासघात करने वाला था। वो फकीरी सूरत में रोज रघुवर सिंह के यहां आकर नौकरों और सिपाहियों में बैठने और हेलमेल बढ़ाने लगा। थोड़े ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि रघुबर सिंह अभी तक हेला सिंह से पत्र व्यवहार करता है और पत्र ले जाने और ले आने का काम केवल बेनी सिंह करता है, जो रघुवर सिंह का मातबर सिपाही है।
जब एक दफे बेनी सिंह हेला सिंह के यहां गया तो गदाधर सिंह ने उसका पीछा किया और मौका पाकर उसे गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन बेनी सिंह इस बात को समझ गया और दोनों में लड़ाई हो गई। गदाधर सिंह के हाथ से बेनी सिंह मारा गया और गदाधर सिंह बेनी सिंह बनकर रघुबर सिंह के यहाँ रहने तथा हेला सिंह के यहाँ पत्र लेकर जाने और जवाब ले आने लगा। इस हीले से तथा कागजों की चोरी करने से थोड़े ही दिनों में रघुबर सिंह का सब भेद उसे मालूम हो गया और तब उसने अपने को रघुबर सिंह पर प्रकट किया। लाचार हो रघुबर सिंह ने भी उसे बहुत सा रुपया देकर अपनी जान बचाई। ये किस्सा बहुत बड़ा है और इसका पूरा पूरा हाल मुझे भी मालूम नहीं है। जब भूतनाथ अपना किस्सा आप बयान करेगा तब पूरा हाल मालूम होगा। फिर भी मतलब ये कि उस कलमदान की बदौलत भूतनाथ ने रुपया भी बहुत पैदा किया और साथ ही अपने दुश्मन भी बहुत बनाए, जिसका नतीजा हुआ भोग रहा है। और कई नेक काम करने पर भी उसकी जान को अभी तक छुट्टी नहीं मिलती। केवल इतना ही नहीं, जब भूतनाथ असली बलभद्र सिंह का पता लगावेगा तब और भी कई विचित्र बातों का पता लगेगा। मैंने तो सिर्फ इंदिरा के किस्से का सिलसिला बैठाने के लिए बीच ही में इतना बयान कर दिया है। इंद्रजीत सिंह, ये सब हाल आपको कब और कैसे मालूम हुआ? गोपाल सिंह, जब आपने मुझे कैद से छुड़ाया उसके बाद हाल ही में ये सब बातें मुझे मालूम हुई हैं, और जिस तरह मालूम हुई सो अभी कहने का मौका नहीं। अब आप इंदिरा का किस्सा सुनिए, फिर जो कुछ शंका रहेगी उसे मिटाने का उद्योग किया जाएगा। इंदिरा, जो आज्ञा। दारोगा ने फिर मुझे बेहोश कर दिया और जब मैं होश में आई तो अपने को एक लंबे चौड़े कमरे में पाया। मेरे हाथ पैर खुले हुए थे और वो कमरा भी बहुत साफ और हवादार था। उसके दो तरफ की दीवार लकड़ी की थी और एक तरफ की ईंट और चूने से बनी हुई थी। एक तरफ की दीवार में दो दरवाजे थे और दूसरी तरफ की पक्की दीवार में छोटी छोटी तीन खिड़कियां बनी हुई थीं, जिनमें से हवा बखूबी आ रही थी। मगर वे खिड़कियां इतनी ऊंची थीं कि उन तक मेरा हाथ नहीं जा सकता था। बाकी दोनों तरफ की दीवारों में, जो लकड़ी की थी, तरह तरह की सुंदर और बड़ी तस्वीरें बनी हुई थीं और छत में दो रोशनदान थे, जिनमें से सूर्य की चमक आ रही थी तथा उस कमरे में अच्छी तरह उजाला हो रहा था। एक तरफ की पक्की दीवार में दो दरवाजे थे, उनमें से एक दरवाजा खुला हुआ और दूसरा बंद था। जब मैं होश में आई तो अपना सिर किसी की गोद में पाया। मैं घबरा कर उठ बैठी और उस औरत की तरफ देखने लगी जिसकी गोद में मेरा सिर था। वो मेरे ननिहाल की वही दाई थी जिसने मुझे गोद में खिलाया था और जो मुझे बहुत प्यार करती थी। यद्यपि मैं कैद में थी और माँ बाप की जुदाई में अधमरी हो रही थी, फिर भी अपनी दाई को देखते ही थोड़ी देर के लिए सब दुख भूल गई और ताज्जुब के साथ मैंने उस दाई से पूछा, अन्ना तू यहां कैसे आई? मैं अपनी दाई को अन्ना कह के पुकारा करती थी। अन्ना, बेटी मैं ये तो नहीं जानती कि तू यहां कब से है, मगर मुझे आए अभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं हुए हैं। मुझे कमबख्त दारोगा ने धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया और बेहोश करके यहां पहुंचा दिया। मगर इस जगह तुझे देखकर मैं अपना दुख बिल्कुल भूल गई। तू अपना हाल तो बता कि यहां कैसे आई? मैं, मुझे भी कमबख्त दारोगा ने ही बेहोश करके यहां तक पहुंचाया है। राजा गोपाल सिंह जी की शादी हो गई, मगर जब मैंने अपनी प्यारी लक्ष्मी देवी के बदले में किसी दूसरी औरत को वहां देखा तो घबरा कर इसका सबब पूछने के लिए राजा साहब के पास गई, मगर उनके कमरे में केवल दारोगा बैठा हुआ था। मैं उसी से पूछ बैठी। बस ये सुनते ही वो मेरा दुश्मन हो गया। धोखा देकर दूसरे मकान की तरफ ले चला और रास्ते में एक कपड़ा मेरे मुंह पर डालकर बेहोश कर दिया। उसके बाद की मुझे कुछ भी खबर नहीं है। दारोगा ने तुझे क्या कहकर कैद किया था? अन्ना, मैं एक काम के लिए बाजार में गई थी। रास्ते में दारोगा का नौकर मिला। उसने कहा कि इंदिरा दारोगा साहब के घर में आई है, उसने मुझे तुझको बुलाने के लिए भेजा है और बहुत ताकीद की है कि खड़े खड़े सुनती जाओ। तो उसकी बात सच समझ उसी वक्त दारोगा के घर चली गई। मगर उस हरामजादे ने मेरे साथ भी बेईमानी की। बेहोशी की दवा मुझे जबरदस्ती सुंघाई। मैं नहीं कह सकती कि 1 घंटे तक बेहोश रही या 1 दिन तक, पर जब मैं यहां पहुंची तब मैं होश में आई। उस समय केवल दारोगा नंगी तलवार लिए सामने खड़ा था। उसने मुझसे कहा, देख तू वास्तव में इंदिरा के पास पहुंचाई गई है। लड़की कैद खाने में रहने योग्य नहीं है, इसलिए तू भी इसके साथ कैद की जाती है और तुझे हुक्म दिया जाता है कि हर तरह इसकी खातिर और तसल्ली करना और जिस तरह हो इसे खिलाना पिलाना। देख, उस कोने में खाने पीने का सब सामान रखा है। मैं, मेरी नानी का क्या हाल है? अफसोस, मैं तो उससे मिल भी ना सकी।
अब इस आफत में फंस गई। अन्ना, तेरी नानी का मैं क्या हाल बताऊं। वो तो नाम मात्र को जीती है, अब उसका बचना कठिन है। अन्ना की जुबानी अपनी नानी का हाल सुन के मैं बहुत रोई कल्पी। अन्ना ने मुझे बहुत समझाया और धीरज देकर कहा कि ईश्वर का ध्यान कर, उसकी कृपा से हम लोग जरूर इस कैद से छूट जाएंगे। मालूम होता है कि दारोगा तेरे जरिए से कोई काम निकालना चाहता है। अगर ऐसा ना होता तो वो तुझे मार डालता और तेरी हिफाजत के लिए मुझे यहां न लाता। अब जहां तक हो उसका काम पूरा न होने देना चाहिए। खैर, जब वो यहां आकर तुझसे कुछ कहे सुने तो तू मुझ पर टाल दिया करना। फिर जो कुछ होगा मैं समझ लूंगी। अब तू कुछ खा पी ले, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। अन्ना के समझाने से मैं खाना खाने के लिए तैयार हो गई। खाने पीने का सामान सब उस घर में मौजूद था। मैंने भी खाया पिया। इसके बाद अन्ना के पूछने पर मैंने अपना सब हाल शुरू से आखिर तक उसे कह सुनाया। इतने में शाम हो गई। मैं कह चुकी हूं कि उस कमरे की छत में रोशनदान बना हुआ था, जिसमें से रोशनी बखूबी आ रही थी। इसी रोशनदान के सबब से हम लोगों को मालूम हुआ कि संध्या हो गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खोलकर दो आदमी उस कमरे में आए। एक ने चिराग जला दिया और दूसरे ने खाने पीने का ताज़ा सामान रख दिया और बासी बचा हुआ उठाकर ले गया। उसके जाने के बाद फिर मुझसे और अन्ना से बातचीत होती रही और 2 घंटे के बाद मुझे नींद आ गई। इंद्रजीत सिंह, गोपाल सिंह से, इस जगह मुझे एक बात का संदेह हो रहा है। गोपाल सिंह, वो क्या? इंद्रजीत सिंह, इंदिरा लक्ष्मी देवी को पहचानती थी, इसलिए दारोगा ने उसे तो गिरफ्तार कर लिया। मगर इंद्रदेव का उसने क्या बंदोबस्त किया, क्योंकि लक्ष्मी देवी को तो इंद्रदेव भी पहचानते थे। गोपाल सिंह, इसका सबब शायद यह है कि ब्याह के समय इंद्रदेव यहां मौजूद न थे और उसके बाद भी लक्ष्मी देवी को देखने का उन्हें मौका न मिला। मालूम होता है कि दारोगा ने इंद्रदेव से मिलने के बारे में नकली लक्ष्मी देवी को कुछ समझा दिया था, जिससे वर्षों तक मुंदर ने इंद्रदेव के सामने से अपने को बचाया और इंद्रदेव ने भी इस बात की कुछ परवाह न की। अपनी स्त्री और लड़की के गम में इंद्रदेव ऐसा डूबे कि वर्षों बीत जाने पर भी वो जल्दी घर से नहीं निकलते थे। इच्छा होने पर कभी कभी मैं स्वयं उनसे मिलने के लिए जाया करता था। कई वर्ष बीत जाने पर जब मैं कैद हो गया और सभी ने मुझे मरा हुआ जाना, तब इंद्रदेव के खोज करने पर लक्ष्मी देवी का पता लगा और उसने लक्ष्मी देवी को कैद से छुड़ाकर अपने पास रखा। इंद्रदेव को भी मेरे मरने का निश्चय हो गया था, इसलिए मुंदर के विषय में उन्होंने ज्यादा बखेड़ा उठाना व्यर्थ समझा और दुश्मनों से बदला लेने के लिए लक्ष्मी देवी को तैयार किया। कैद से छूटने के बाद मैं खुद इंद्रदेव से मिलने के लिए गुप्त रीति से गया था। तब उन्होंने लक्ष्मी देवी का हाल मुझसे कहा था। इंद्रजीत सिंह, इंद्रदेव ने लक्ष्मी देवी को कैद से क्यों कर छुड़ाया था और उस विषय में क्या किया, सो मालूम ना हुआ। राजा गोपाल सिंह ने लक्ष्मी देवी का कुल हाल जो हम ऊपर लिखाए हैं बयान किया और इसके बाद फिर इंदिरा ने अपना किस्सा कहना शुरू किया। उसी दिन आधी रात के समय जब मैं सोई हुई थी और अन्ना भी मेरे बगल में लेटी हुई थी, एकाएक इस तरह की आवाज आई जैसे किसी ने अपने सिर पर से कोई गठरी उतार कर फेंकी हो। उस आवाज ने मुझे तो न जगाया, मगर अन्ना झट उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी। मैं बयान कर चुकी हूं कि इस कमरे में 2 दरवाजे थे। उनमें से एक दरवाजा तो लोगों के आने जाने के लिए था और वो बाहर से बंद रहता, मगर दूसरा खुला हुआ था, जिसके अंदर मैं तो नहीं गई थी, मगर अन्ना हो आई थी और कहती थी कि उसके अंदर 3 कोठरियां हैं, एक पायखाना है और 2 कोठरियां खाली हैं। अन्ना को शक हुआ कि उसी कोठरी के अंदर से आवाज आई है। उसने सोचा कि शायद दारोगा को कोई आदमी यहां आकर उस कोठरी में गया हो। थोड़ी देर तक तो वो उसके अंदर से किसी के निकलने की राह देखती रही, मगर इसके बाद उठ खड़ी हुई। अन्ना थी तो औरत, मगर उसका दिल बड़ा ही मजबूत था। वो मौत से भी जल्दी डरने वाली न थी। उसने हाथ में चिराग उठा लिया और उस कोठरी के अंदर गई। पैर रखने के साथ ही उसकी निगाह एक गठरी पर पड़ी, मगर इधर उधर देखा तो कोई आदमी नजर न आया। दूसरी कोठरी के अंदर गई और तीसरी कोठरी में भी झांक के देखा, मगर कोई आदमी नजर न आया। तब उसने चिराग एक किनारे रख दिया और उस गठरी को खोला। इतने ही में मेरी आंख खुल गई और घर में अंधेरा देखकर मुझे डर मालूम हुआ। मैंने हाथ पैर फैलाकर अन्ना को उठाना चाहा, मगर वो तो वहां थी ही नहीं। मैं घबरा कर उठ बैठी। यकायक उस कोठरी की तरफ मेरी निगाह गई और उसके भीतर चिराग की रोशनी दिखाई दी। मैं घबरा कर जोर जोर से अन्ना अन्ना पुकारने लगी। मेरी आवाज सुनते ही वो चिराग और गठरी लिए बाहर निकल आई और बोली,
ले बेटी, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाती हूं। अन्ना ने यह कहकर गठरी मेरे आगे रख दी कि देख इसमें क्या है। मैंने बड़े शौक से वो गठरी खोली, मगर उसमें अपनी प्यारी माँ के कपड़े देखकर मुझे रुलाई आ गई। ये वे ही कपड़े थे जो मेरी माँ पहनकर घर से निकली जब उन दोनों अय्यारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, और ये ही कपड़े पहने हुए कैद खाने में मेरे साथ जब दुश्मनों ने जबरदस्ती उसे मुझसे जुदा किया था। उन कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और उन्हीं छींटों को देखकर मुझे रुलाई आ गई। अन्ना ने कहा, तू रोती क्यों है? मैं कह जो चुकी हूं कि तेरे लिए खुशखबरी लाई हूं। इन कपड़ों को मत देख, बल्कि इनमें एक चिट्ठी तेरी माँ के हाथ की लिखी हुई है, उसे देख। मैंने उन कपड़ों को अच्छी तरह खोला और उनके अंदर से वो चिट्ठी निकाली। मालूम होता है जब मैं अन्ना अन्ना कह के चिल्लाई, तब वो जल्दी में उन सभी को लपेटकर बाहर निकल आई थी। खैर, जो हो, मगर वो चिट्ठी अन्ना पढ़ चुकी थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। मैं बहुत कम पढ़ लिख सकती थी, केवल नाम लिखना भर जानती थी, मगर अपनी माँ के अक्षर अच्छी तरह पहचानती थी, क्योंकि वही मुझे पढ़ना लिखना सिखाती थी। अतः चिट्ठी खोलकर मैंने अन्ना को पढ़ने को कहा, और अन्ना ने पढ़कर मुझे सुनाया। उसमें ये लिखा हुआ था, मेरी प्यारी बेटी इंदिरा, जितना मैं तुझे प्यार करती थी, निस्संदेह तू भी मुझे उतना ही चाहती थी। मगर अफसोस, विधाता ने हम दोनों को जुदा कर दिया और मुझे तेरी भूली सूरत देखने के लिए तरसना पड़ा। परंतु कोई चिंता नहीं। यद्यपि मेरी तरह तू भी दुख भोग रही है, मगर तू चाहेगी तो मैं कैद से छूट जाऊंगी, और साथ ही इसके तू भी कैद खाने से बाहर होकर मुझसे मिलेगी। अब मेरा और तेरा दोनों का कैद से छूटना तेरे ही हाथ है, और छूटने की तरकीब केवल यही है कि दारोगा साहब जो कुछ तुझे कहे उसे बेखटके कर दे। अगर ऐसा करने से इनकार करेगी तो मेरी और तेरी दोनों की जान मुफ्त ही में जाएगी। तेरी प्यारी मां, सरयू। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 15वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।